एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम साहब विंग्स ऑफ फायर को शब्दशः ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। पहले 2 क्लास इस पर हो चुका है और आज का यह जो क्लास है तीसरा क्लास है। थोड़ा सा मैं पहले के क्लासेस के बारे में हाईलाइट कर दूं, हो सकता है कुछ लोग पहली बार यह देखें। कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में हुआ था, जो उस समय के मद्रास में था, अब तमिलनाडु में है। कई भाई बहनों में ये एक थे। इनके पिताजी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। पिताजी से इन्होंने ईमानदारी की शिक्षा और अपनी माँ से सच्चाई में विश्वास और दरिया दिली या रहमदिली इन्होंने प्राप्त की। बचपन बहुत ही सिक्योर था इनका। इनके पिताजी काफी कर्मठ व्यक्ति थे। माँ से काफी प्यार इन्हें मिलता था। भाई और इनकी बहन भी इन्हें प्यार करते थे। रामेश्वरम के जिस गली में इनका घर था, मस्जिद गली थी, वहाँ प्रीडोमिनेंट मुस्लिम थे, हिंदू भी थे, संख्या कम थी, लेकिन काफी एमिकेबली दोनों लोग रहा करते थे। हिंदू मुस्लिम की मदद किया करते थे और मुस्लिम हिंदू की मदद किया करते थे। एक मुस्लिम परिवार से होते हुए भी इनकी दिनचर्या बचपन की थी। जब ये 6 वर्ष के आसपास के थे, रामेश्वरम मंदिर की ये परिक्रमा करते थे अपने मित्र, जो इनसे एज में 15 वर्ष बड़े थे, जलालुद्दीन के साथ। और इन्होंने कहा है कि मंदिर की परिक्रमा के बाद एक खास ऊर्जा का प्रवाह हम लोग महसूस किया करते थे। इनकी दिनचर्या ऐसी ही बनी रही। पिताजी नमाज के शब्द इन्हें बताया करते थे, सिखाया करते थे और तमिल में बहुत ही सरल तरीके से कुरान की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बातों को इन्हें समझाया करते थे। पढ़ने में तेज थे। काफी कुछ कई जगह पर इन्हें अपनी जाति को लेकर के नए हिंदू शिक्षक के साथ दिक्कत भी आई थी, लेकिन सबके बीच इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब प्राइमरी और मिडिल कंप्लीट करने के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए ये रामनाथपुरम, जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स है, में जाना चाहते हैं और वहाँ के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इनके पिताजी इन्हें इजाज़त भी दे देते हैं। अपने 2 मित्र, जो इनके चचेरे भाई शमसुद्दीन, एक बात और बता दूं कि इनकी पहली कमाई का माध्यम इनका चचेरा भाई शमसुद्दीन ही बना। शमसुद्दीन का वो न्यूज़ वेंडर थे, न्यूज़ सेल करते थे, न्यूज़पेपर सेल करते थे। और जब इमरजेंसी लगी थी विश्व युद्ध के दौरान, तो रामेश्वरम में ट्रेन का हाल्ट रोक दिया गया। और रामेश्वरम में ट्रेन का हाल्ट जब रुक गया, तो जो न्यूज़पेपर रामेश्वरम के स्टेशन पर रखा जाता था ट्रेन से उतार करके, वो अब रास्ते में ही, रामेश्वरम और धनुषपुरी के बीच के रास्ते में ही फेंक दिया जाने लगा। अब शमसुद्दीन को एक व्यक्ति की जरूरत थी जो उस न्यूज़पेपर्स को, वहां जो न्यूज़पेपर्स के गट्ठर फेंक दिए जाते थे, उन्हें उठाकर रामेश्वरम तक ला दे। यह काम कलाम साहब को मिला और इस काम में उन्होंने अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की मदद की और इनकी पहली कमाई शमसुद्दीन के माध्यम से ही हुई। काफी अच्छे व्यक्ति थे शमसुद्दीन, काफी इनकी मदद किया करते थे। तो वो दोनों इन्हें ले जाते हैं और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो हाई स्कूल है, वहाँ इन्हें छोड़ते हैं और कुछ अच्छी तालीम शिक्षा इन्हें वहाँ देते हैं और दोनों लौट आते हैं। इसके बाद अब आज आपको पढ़ना है। ये 2 दिन जो मैंने बताई है उसको शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश किया हूँ। अगला, वंस आई सेटल्ड डाउन एट स्वेल्स हाई स्कूल रामनाथपुरम, the enthusiastic 15-year-old within me re-emerged। अब
जब ये सेट कर गए रामनाथपुरम के स्वेर्स हाई स्कूल में, रामनाथपुरम के स्वेर्स हाई स्कूल में जब ये वहाँ ठीक से सेट कर गए, तो इनके अंदर जो लाजमी है कि 15 वर्ष के व्यक्ति के अंदर जो उत्साह उत्पन्न होता है, इनके अंदर भी वो पुनः उत्पन्न हुआ, री इमर्ज हुआ। इसका मतलब पहले भी वह उत्पन्न हुआ था। एंथुसियास्टिक मीन्स उत्साही होता है, यानी टीन के एज में थे और उस समय एक उत्साह जो होता है इनके अंदर भी हुआ। माई टीचर Yadurai Solomon was an ideal guide for an eager young mind that was yet uncertain of the possibilities and alternatives that lay before it. मेरे शिक्षक यदुरई सोलोमन एक आदर्श पथ प्रदर्शक थे, मार्गदर्शक थे उस यंग माइंड के लिए जो ईगर है, जो उत्सुक है, जो क्यूरियस है, जो बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है और जीवन की जो संभावनाएं होती हैं वो उसके जीवन में अभी भी अनसर्टेन है। आगे कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ऐसा कुछ वो नहीं जानता। सारी संभावनाएं, सारी पॉसिबिलिटीज, सारे प्रोस्पेक्ट्स उसके अभी अनसर्टेन है। यहाँ भटकाव का काफी खतरा बना रहता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है यदुरई सोलोमन एक अच्छे आदर्शवादी गाइड के रूप में काम करते हैं। He made his students feel very comfortable। न सिर्फ कलाम साहब को बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी वे काफी कंफर्ट फील कराते हैं इन क्लास विद हिज वार्म एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड। यानी यदुरई साहब के बारे में कहा जा रहा है कि इनका बड़ा अच्छा संबंध विद्यार्थियों के साथ, एक लगाव बन जाता था विद्यार्थियों के साथ, और इनका एटीट्यूड जो था वो ओपन माइंडेड था, यानी बिल्कुल खुले दिमाग के ये व्यक्ति थे। He used to say that a good student could learn more from a bad teacher। इंपॉर्टेंट बात, ये यदुरई साहब जो है, यदुरई सोलोमन साहब ये कहा करते थे कि एक अच्छा विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकता है एक बैड टीचर से, अधिक सीख सकता है देन अ पुअर स्टूडेंट फ्रॉम इवन ए स्किल्ड टीचर। एक कमजोर विद्यार्थी एक कुशल शिक्षक से जितना ग्रहण नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा ग्रहण कर लेता है एक अच्छा विद्यार्थी एक कम पढ़े लिखे, बैड टीचर न कह के मैं कहूँ थोड़ा कम पढ़े लिखे टीचर से। कितनी महत्वपूर्ण बात है। During my stay in Ramnathpuram, my relationship with him grew beyond that of teacher and pupil। ये जो यदुरई साहब हैं इनके साथ इनका रिश्ता इस तरह ग्रीव किया, संबंध इन दोनों के बीच इस तरह विकसित हुआ कि शिक्षक और छात्र से ऊपर उठ गए दोनों। यानी जो एक संबंध शिक्षक और छात्र के बीच का होता है उससे ये दोनों ऊपर उठ गए, इतनी घनिष्ठता इनके बीच हो गई। I learned that one could exercise enormous influence over the events of one's own life। मैंने सीखा, I learned that, कि कोई भी बहुत अधिक प्रभाव को यूज कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है ओवर द इवेंट्स ऑफ वंस ओन लाइफ। यानी हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनके ऊपर हम बहुत अधिक प्रभाव खुद का बना सकते हैं, ऐसा इन्होंने सीखा। यदुरई सोलोमन यूज्ड टू से कहा करते थे ये कि टू सक्सीड इन लाइफ एंड अचीव रिजल्ट्स। जीवन में सब विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी उद्देश्य से मैं यह पुस्तक पढ़ाना शुरू किया हूँ। टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए, एंड अचीव रिजल्ट्स, परिणाम प्राप्त करने के लिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मास्टर 3 माइटी फोर्सेस। तुम्हें 3 शक्तिशाली शक्तियों, फोर्सेस को अपने अंदर धारण करना होगा और उन्हें ऐसे समझ लेना होगा कि तुम उनके मालिक बन जाओ। किन 3 चीजों के तुम मालिक बन जाओ? जिस किसी को सफल होना हो उन सब पर यह बात लागू होती है। एक है डिजायर, दूसरा है बिलीफ और तीसरा है एक्सपेक्टेशन। डिजायर मीन्स इच्छा, आकांक्षा, उर्दू में ख्वाहिश कहते हैं। बिलीफ यानी यकीन,
उर्दू में, हिंदी में विश्वास कहते हैं, मान्यता भी कहते हैं, और एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। जीवन में 3 चीजें चाहिए। एक डिजायर, मुझे करना क्या है, इसकी इच्छा होनी चाहिए, और उस पर यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि आई डू, आई कैन डू एंड आई डू। तीसरा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन बना रहेगा, उम्मीद बनी रहेगी तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए एक्सपेक्टेशन। बताते हैं कि ये 3 चीजें जो बहुत माइटी होती है, शक्तिशाली होती हैं, इन 3 चीजों पर मास्टरी कर लेना होगा, इन पर दक्षता कर लेना होगा, इन 3 चीजों को अपने मुट्ठी में रखना होगा। यदुरई सोलोमन who later became a reverend, वहाँ एक पोस्ट का नाम होता है रेवर्न, जो ऑनर्ड पोस्ट है, काफी सम्मानित पोस्ट है, आगे चल करके वो रेवर्न बन गए। taught me that before anything I wanted could happen, I had to desire it intensely। इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये इन्हें बताया करते थे कि जो चीज तुम बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि कुछ अगर वो हो, घटित हो, टेक प्लेस करे, तो I had to desire it intensely, बहुत तीव्रता के साथ, गहनता के साथ उसकी इच्छा को हमें रखना होता है। यानी कुछ हो ऐसे थोड़े हो जाएगा, आप उसको डिजायर करें इंटेंसली एकदम, और बी एब्सोल्युटली सर्टेन इट वुड हैपन, और संपूर्ण भरोसा रखें कि मैं जिसका डिजायर कर रहा हूं वह निश्चित तौर पर होगा। टू मेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ, I had been fascinated by the mysteries of the sky and the flight of birds from early childhood। मेरे अपने जीवन से मैं एग्जाम्पल लूं तो मेरी जो चाहत थी, मैं मोहित था, I had been fascinated, मैं मोहित था, मैं मंत्रमुग्ध था, मैं मोहित था उन रहस्यों को देख करके जो आकाश में हुआ करते थे, पक्षियों के उड़ान को देख करके मैं मंत्रमुग्ध हो जाता था। जब मैं बच्चा था, जब मेरा बचपन था, उस समय पक्षी के उड़ान को देख करके मैं, और आकाशीय पिंडों को, आकाशीय चीजों पर गौर करके मैं फैसिनेट हो जाया करता था, उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाया करता था, इंथ्रॉल हो जाया करता था, उनका चार्म मेरे ऊपर हो जाया करता था। ये सब सिनोनिम है। I used to watch cranes and seagulls soar into flight and long to fly। seagulls समुद्री पक्षियों के लिए यूज होता है, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, बहुत कम उड़ान भरते हैं, तो उनकी उड़ान को देख करके, बगुलों को, क्रेन में बगुला, बगुलों को देख करके कैसे वो सोअर करते हैं, हवा में उठते हैं, उनको देख करके, वो जो उड़ने का उनके अंदर प्रयास था वो देख करके मैं भी लॉन्ग करता था उड़ने का, मैं भी तरसता था। लॉन्ग मीन्स तरसना, तीव्र चाहत होना। तो मेरी भी चाहत होती थी कि मैं भी उड़ान भरूं। सिंपल प्रोविंशियल बॉय दो आई वाज, हालांकि मैं छोटे से जगह में रहने वाला, एक छोटे से प्रांत में रहने वाला एक साधारण लड़का था। आई वॉज कन्विंस्ड दैट, लेकिन मैं आश्वस्त था, मुझे संपूर्ण भरोसा था कि वन डे आई टू, एक दिन मैं उड़ान भरूंगा। वुड सोअर अप इनटू द स्काईज, एक दिन मैं भी आकाश में उड़ान भरूंगा। Indeed, I was the first child from रामेश्वरम to fly। वास्तव में रामेश्वरम से उड़ान भरने वाला मैं पहला लड़का था। इवन ऐसी सोच रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे। Indeed means वास्तव में। शब्द लिखने में समय लगेगा, इसलिए मैं शब्द का केवल हिंदी बोल दे रहा हूं। सोअर अप, आकाश में उड़ना, ऊपर की ओर उठना। लॉन्ग, चाहत रखना। आप नोट कर लेंगे, जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं जो सीखना चाहते हैं वे वीडियो स्लो करके, रोक करके मीनिंग को लिख सकते हैं। मैं सबका हिंदी लिखूंगा, समय बढ़ जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे, यदुरई सोलोमन was a great teacher because he instilled in all the children a sense of their own worth। बहुत अच्छे, बहुत बड़े शिक्षक थे, महान शिक्षक थे, क्योंकि वे हर विद्यार्थी में, हर बच्चे में भर दिया करते थे। इंस्टिल मीन्स भरना होता है, जोश इत्यादि भरने के लिए इंस्टिल का प्रयोग होता है। कोई गुण, कोई क्वालिटी भर देने के लिए इंस्टिल का, फील का नहीं। He instilled in all the children a sense of their own worth।
हर बच्चे को वो समझाते थे, बताते थे, उसके अंदर पीड़ो देने का काम करते थे कि देखो तुम्हारा महत्व है, तुम्हारा यह महत्व है। और यह काम यदुरई सोलोमन साहब किया करते थे, उसकी औकात उसे बताते थे, तुम ये कर सकते हो, ये समझाते थे, उसके अंदर वो जुनून जोश भर दिया करते थे। सोलोमन रेज्ड माई सेल्फ एस्टीम टू अ हाई पॉइंट एंड कन्विंस्ड मी। जो इनके सर थे यदुरई सोलोम, इन्होंने इनके आत्मसम्मान को, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान को काफी ऊंचा उठा दिया, रेज उठाना, काफी ऊंचा उठा दिया, इस पॉइंट पर पहुंचा दिए और उन्हें विश्वास दिला दिए, द सन ऑफ पेरेंट्स who had not had the benefits of education, ऐसे माता पिता का मैं बच्चा था जो बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे, शिक्षित होने का लाभ उन्हें नहीं मिल पाया था, that I too could aspire to become whatever I wished। इतनी इच्छा मेरे अंदर जागृत कर देने का काम यदुरई सोलोमन साहब ने किया था कि मैं यह सोच लिया था कि I too could aspire to become whatever I wished, जो कुछ मेरी कामना है ऐसा मैं बन जाऊंगा, जो मेरी इच्छा है, जो मैं आकांक्षा रखता हूं, ऐसा मैं बन सकता हूं। इस जोश को मेरे अंदर भरने का काम यदुरई सोलोमन साहब ने किया। With faith you can change your destiny, he would say। वे हमेशा कहते थे कि तुम यकीन रखो, विश्वास रखो, अगर तुम्हारी श्रद्धा है उस चीज में तो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। ऐसी बातें जब किसी विद्यार्थी को मिलती हैं और विद्यार्थी उनको आत्मसात कर लेता है तो वास्तव में चमत्कार होता है। और यह चमत्कार हुआ यदुरई सोलोमन साहब के इस स्पीच का, इस तरह की वाणी का, इस तरह के वक्तव्य को इन्होंने धारण किया और चमत्कार इन्होंने किया। वन डे, एक दिन, when I was in the fourth form, my mathematics teacher रामकृष्ण अय्यर was teaching another class। ये फोर्थ फॉर्म में थे और इनके मैथमेटिक्स के जो टीचर थे जिनका नाम रामकृष्ण अय्यर था was teaching another class, दूसरे क्लास में पढ़ा रहे थे। इन्हें जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे वो उस दिन दूसरे क्लास में रामकृष्ण अय्यर साहब पढ़ा रहे थे। इनएडवर्टेंटली, अनजाने में, इनएडवर्टेंटली, अनजाने में, न चाहते हुए, अनजाने में, न चाहते हुए, अनविलिंगली भी कह सकते हैं। I wandered into that classroom and in the manner of an old-fashioned sport, Ramakrishna Iyer caught me by the neck and caned me in front of the whole class। ऐसे सहसा एक बालक के तौर पर चलो इस क्लास में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, प्रवेश कर गए। ये उस क्लास में यहाँ वहाँ भटकते हुए उस क्लास में प्रवेश कर गए जिसमें रामकृष्ण अय्यर साहब पढ़ा रहे थे। वो थोड़ा सा डेस्पॉट थे, तानाशाह थे, निरंकुश थे, ओल्ड फैशन, पुरानी परंपरा के व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरा गर्दन, जैसे सर लोग पकड़ते हैं, गर्दन पकड़ा, कैंड मी इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, और पूरे क्लास के सामने मेरी पिटाई कर दी बेत से। कैन मीन्स बेत से पीटना। Many months later, कई महीनों के बाद, when I scored full marks in mathematics, जब मैथमेटिक्स में मुझे 100 में 100 अंक प्राप्त हुए, he narrated the incident to the entire school at morning assembly। सुबह के असेंबली के समय जब प्रार्थना क्लासेज जाने से पहले जो असेंबली लगता है, उस असेंबली में प्रार्थना के समय उन्होंने सभी स्कूल के बच्चों के सामने उस घटना को दोहराया, उस घटना को कह सुनाया, पूरी कहानी ये वहां पर रख दिए, परोस दिए बच्चों के सामने। Whomsoever I can becomes a great man, जिस किसी को मैं पीटता हूँ वह महान व्यक्ति बनता है। Take my word, this boy is going to bring glory to his school and to his teachers। मेरे इस शब्द पर भरोसा रखो, मैं जिस किसी को पीटता हूँ, कैन से पिटाई कर देता हूँ, वह महान व्यक्ति बनता है। तो यह बच्चा भी, चूंकि इसे मैंने पीटा है एक बार, यह बच्चा भी इस स्कूल का नाम रोशन करेगा। ब्रिंग ग्लोरी मीन्स होता है नाम रोशन करना। इस स्कूल का नाम रोशन करेगा और अपने शिक्षकों का नाम रोशन करेगा। His praise quite made up for the earlier humiliation। शुरू में जिस अपमान को मुझे सहन करना पड़ा था, अब उस पर थोड़ी मरहम पट्टी का काम इनके द्वारा किए गए सराहना, प्रशंसा ने किया।
By the time I completed my education in Swords, उस समय तक जब स्वर्स हाई स्कूल की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई, I was a self-confident boy determined to succeed. मैं आत्मबल से परिपूर्ण एक बुआ था जो सफल होने के लिए दृढ़ निश्चयी था। काफ़ी इनके अंदर जोश जुनून भरा हुआ था। हाई स्कूल जब इन्होंने कंप्लीट किया, सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, इन्हें अपने आत्मबल पर भरोसा था, आत्मविश्वास था इन्हें कि मैं सफल होऊंगा। The decision to go in for further education was taken without a second thought. आगे पढ़ाई करनी है, इस पर इन्हें पुनर्विचार की जरूरत नहीं पड़ी। ए सेकेंड थॉट मीन्स दुविधा भी होता है, कोई दुविधा नहीं थी। आगे पढ़ाई करनी है, फर्दर क्लासेस एजुकेशन हमें प्राप्त करने हैं, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी। टू अस इन दोज डेज the awareness of the possibilities for a professional education didn't exist. उस समय विद्यार्थी कोई प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करे, पेशा गणित शिक्षा प्राप्त करे, वोकेशनल भी कह सकते हैं प्रोफेशनल को, आप वर्क ओरिएंटेड भी कह सकते हैं। सारे लोग प्रोफेशनल कहते हैं, आप वोकेशनल कहें, वर्क ओरिएंटेड कह सकते हैं इसको। ऐसी शिक्षा कोई प्राप्त करे, ऐसी जागरूकता, ऐसी जागृति उस समय नहीं थी, ऐसे सोच उस समय नहीं हुआ करते थे। हायर एजुकेशन सिंपली मीन्ट गोइंग टू कॉलेज। हायर एजुकेशन का लोग यही मतलब जानते थे कि कॉलेज जाना है, कॉलेज की पढ़ाई करनी है। अब कोई वोकेशनल कोर्स होगा, इंजीनियरिंग इत्यादि होगा, ऐसे बहुत कम। इसके प्रति जागरूकता, अवेयरनेस यानी जागरूकता और उसकी संभावनाएं बहुत ही कम हुआ करती थी। द नियरेस्ट कॉलेज वॉज एट तिरुचिरापल्ली, बहुत कठिन नाम है, तिरुचिरापल्ली उस समय नियरेस्ट कॉलेज था। स्पेल्ड ट्रिकोनोपॉली, इसका उच्चारण बता रहे हैं कि ट्रिकोनोपॉली हम लोग कहा करते थे, ट्रिकोनोपॉली दोज डेज, एंड कॉल्ड त्रिची फॉर शॉर्ट। अब चूंकि कॉलेज का नाम इतना कठिन था कि ये दोनों बोलना भारी पड़ता था, लड़कों को कठिन हुआ करता था, इसलिए शॉर्ट में लड़के ट्रिची कहा करते थे। शॉर्ट में लोग उस कॉलेज को ट्रिची कहा करते थे, वही सबसे नियरेस्ट कॉलेज था। इन 1950 आई अराइव्ड एट सेंट जोसेफ्स कॉलेज ट्रिची। अब उस ट्रिची के सेंट जोसेफ ही जगह का नाम है, जगह का नाम है, सेंट जोसेफ कॉलेज में ये पहुंचे 1950 में, यानी इनका दाखिला, इनका नामांकन, इनका एडमिशन सेंट जोसेफ में हुआ टू स्टडी फॉर द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। 12th की पढ़ाई, 11th और 12th की पढ़ाई ये सेंट जोसेफ कॉलेज जो कि ट्रिची में है से किए 1950 ईस्वी में। I was not a bright student in terms of examination grades, but thanks to my two buddies back in Rameswaram, I had acquired a practical bent of mind. अब एक जगह तो इन्होंने कहा कि मैथ्स में 100 में 100 मुझे मिला, फिर अब यहाँ कह रहे हैं कि हालांकि मैं एग्जामिनेशन के ग्रेड में बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था, लेकिन मैं बडीज, मतलब होता है दोस्त, जो बचपन के दोस्त होते हैं वो उन्हें बडीज कह सकते हैं, बेस्टीज कह सकते हैं, लेकिन बडीज का प्रयोग केवल पुरुष अपने दोस्त के लिए कर सकता है, और बेस्टी जो है पुरुष अपने गर्लफ्रेंड का है उसके लिए भी कर सकता है बेस्टी का प्रयोग, लेकिन बडी पुरुष के लिए ही करेगा, स्त्री के लिए बड्डी का प्रयोग नहीं होगा। ये धन्यवाद देते हैं अपने बचपन के दो दोस्तों का जो रामेश्वरम के थे। कौन दो दोस्त थे मैं चर्चा कर चुका हूँ, जलालुद्दीन जो इनकी बहन जोहारा के पति हुए बाद में, और इनका एक चचेरा भाई शमसुद्दीन। उससे इन्होंने जीवन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सीखा था, क्या जीवन है, जीवन का दृष्टिकोण क्या है, क्या लोग किस तरह के हुआ करते हैं, बहुत सारी सामाजिक और कुछ एजुकेशनल बात भी, क्योंकि जलालुद्दीन के बारे में कहा गया है कि उस समय पूरे रामेश्वरम में अगर कोई अंग्रेजी पढ़ सकता था कलाम साहब के अलावे तो वो सिर्फ जलालुद्दीन थे, जो इन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो उन दोनों से इन्हें काफी जानकारी प्राप्त हुई थी। Whenever I returned to Rameswaram from Swards, my elder brother मुस्तफ़ा कमाल, इनके बड़े भाई का नाम मुस्तफ़ा कमाल है, ये 3 भाई थे और एक बहन थी जोहारा। Whenever I returned to Rameswaram from Swards,
जब कभी मैं स्वाज से रामेश्वरम आया करता था तो मेरे बड़े भाई मुस्तफ़ा कमाल हु रैन ए प्रोविजन स्टोर, जो एक किराने का दुकान चलाते थे रेलवे स्टेशन रोड में, वुड कॉल मी इन टू गिव हिम अ लिटिल हेल्प, बुलाते थे कि आओ थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, एंड देन वैनिश फॉर आवर्स टुगेदर, मुझे दुकान पर बैठा करके घंटों गायब रहते थे। वैनिश का सिनोनिम होता है डिसअपीयर, घंटों गायब रहते थे, लिविंग द शॉप इन माई चार्ज, और दुकान का कार्यभार उतने घंटों मेरे ऊपर हुआ करता था। आई सोल्ड ऑयल, ऑनियंस, राइस एंड एवरीथिंग एल्स, मतलब वहां मैं प्याज बेचता था, तेल बेचता था, चावल बेचता था और कई चीजें बेचता था। द फास्टेस्ट मूविंग आइटम्स, उस दुकान में सबसे तेज चलने वाले आइटम में आई फाउंड वर सिगरेट्स एंड बीड़ीज, सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम सिगरेट और बीड़ी हुआ करता था, जो कलाम साहब बेचा करते थे। कभी भाई इन्हें दुकान पर बैठा के कहीं गायब हो जाया करते थे। I used to wonder what made poor people smoke away their hard earned money, कितनी बढ़िया बात है। कहते थे कि मुझे तो आश्चर्य हुआ करता था कि क्या गजब के लोग हैं, हार्ड अर्नड मनी, कितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं और इस मेहनत से कमाए गए पैसे को किस तरह से धुएं में उड़ा देते हैं। इसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ करता था। When spared by मुस्तफा, जब इस मुस्तफा कमाल से मैं बख्श दिया जाता था, स्पेयर मीन्स बख्श देना, जब उनसे छुट्टी मिल जाती थी, आई वुड बी पुट इन चार्ज ऑफ हिज कियोस्क बाय माय यंगर ब्रदर। कियोस्क मीन्स गुमटी, गुमटी समझते हैं आप, छोटी दुकान जो सड़क के किनारे, रोड वगैरह के किनारे लगा दी जाती है, वही गुमटी, कियोस्क। आई वुड बी पुट इन चार्ज ऑफ हिज कियोस्क बाय माय यंगर ब्रदर कसीम मोहम्मद, ये बीच वाले भाई थे। इनके बड़े भाई मुस्तफ़ा कमाल और ये बीच वाले कलाम साहब, इनके यंगर, इनके छोटे भाई थे कसीम मोहम्मद। कसीम मोहम्मद की भी एक छोटी सी गुमटी हुआ करती थी, तो जब बड़े भाई से ये छुट्टी इनको मिलती थी, जब वहां से ये बख्श दिए जाते थे, तब छोटे भाई कसीम मोहम्मद के गुमटी पर इनको चार्ज मिल जाता था। देयर आई सोल्ड नोवेल्टीज मेड ऑफ सी सेल्स, इनके छोटे भाई की जो दुकान थी, नई नई चीजें जो समुद्र से, सी सेल्स, समुद्र से जो चीजें बनती थी उनसे कई चीजें बना करके इनके छोटे भाई बेचा करते थे, और उस दुकान का मैं चार्ज ले लेता था, मुझे मिल जाता था। At St. Joseph's, I was lucky to find a teacher like the Rev Father T.N. Sequeira. सेंट जोसेफ कॉलेज, जहाँ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई ये कर रहे हैं, उस समय की बात है कि आई वाज लकी, मैं भाग्यशाली था। इसके बदले आप फॉर्चुनेट का यूज भी कर सकते हैं। आई वाज लकी, आई वाज फॉर्चुनेट टू फाइंड अ टीचर लाइक द रेव फादर टी.एन. सिक्वेरिया, मैं भाग्यशाली था कि मुझे वहाँ रेव फादर टी.एन. सिक्वेरिया नाम के शिक्षक मिले। He taught us English and was also our hostel warden. वे हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते थे और वे हमारे हॉस्टल वार्डन भी हुआ करते थे। We were about 100 boys living in the 3-storied hostel building. हम लोग लगभग 100 बच्चे 3 मंजिला हॉस्टल बिल्डिंग में रहते थे। हॉस्टल का जो बिल्डिंग था वो 3 मंजिला था, उसमें लगभग 100 लड़के हम रहते थे। रेव फादर यूज्ड टू विजिट ईच बॉय एवरी नाइट विद अ बाइबल इन हिज हैंड। देखिए कर्मठता, रेव फादर जो थे वो हर बच्चे के, हर यानी 100 बच्चे से वो शाम में मिल लिया करते थे, अपने हाथ में बाइबिल लिए रहते थे और 100 बच्चों से जाकर के बारी बारी से मिल लिया करते थे। हिज एनर्जी एंड पैशंस वॉज नहीं होगा, सॉरी टू से कि यहाँ गलती हुई है, वर होगा। His energy and passions, energy and passions, जब एंड से जुड़ा तो भर प्लुरल होगा। His energy and passions were amazing. इनके अंदर जो ऊर्जा थी, इनके अंदर जो धैर्य था, वो वास्तव में अमेजिंग था, आश्चर्यजनक था। He was a very considerate person. Considerate person किस व्यक्ति को कहते हैं? वह व्यक्ति जो दूसरों के दुख, दर्द, तकलीफ, भावनाओं से प्रभावित हो जाए, वह considerate कहलाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। He was a very considerate person who took care of even the most minute requirements of his students.
बहुत ही कॉन्सिडरेट व्यक्ति थे। ये अपने विद्यार्थियों के सूक्ष्म माइन्यूट पढ़िएगा तो अर्थ सूक्ष्म हो जाएगा, मिनट पढ़िएगा तो मिनट समय सूचक हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों के छोटी सी छोटी आवश्यकताओं का भी ख्याल रखते थे, इतने कॉन्सिडरेट थे, इतनी संवेदना इनके अंदर थी। ऑन दीपावली, ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, द ब्रदर इन चार्ज ऑफ द हॉस्टल, दीपावली के दिन इनके निर्देश के अनुसार जो हॉस्टल के इंचार्ज होते थे वो भाई ब्रदर, मेस एंड द मेस वॉलंटियर्स वुड विजिट ईच रूम। जो मेस के वॉलंटियर्स थे, जो वहाँ के सेवक थे, कर्मचारी कह सकते हैं, वे हर कमरे में जाया करते थे एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड जिंगेली ऑयल। जिंगेली ऑयल मीन्स तिल का तेल, जिंगेली ऑयल मीन्स तिल का तेल। तिल का तेल हर कमरे में जाकर के दे आते थे रिचुअल बाथ के लिए। वहां की प्रथा थी कि दीपावली के दिन तिल के तेल से स्नान करना है, रिचुअल बाथ था, प्रथागत स्नान उस दिन करना होता था सबको तिल के तेल का यूज करके। तो इनके निर्देश पर, यानी रेव फादर के निर्देश पर, हॉस्टल के हर कमरे में तिल का तेल उपलब्ध कराया जाता था। I stayed on the St. Joseph's campus for 4 years and shared my room with 2 others. सेंट जोसेफ कॉलेज में मैं 4 वर्ष रहा और मेरे कमरे में 2 और लोग रहा करते थे। One was an orthodox एंगर फ्रॉम, एक रूढ़िवादी एंगर था जो श्रीरंगम से था, और दूसरा सीरियन था, क्रिश्चियन फ्रॉम केरला, केरला से रहने वाला एक क्रिश्चियन था मेरा एक रूममेट, और एक रूममेट ऑर्थोडॉक्स एंगर था, पुरानी विचारधारा, पुराने परंपरा वाला ब्राह्मण परिवार का था। एंगर लोग ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण परिवार का था। The 3 of us had a wonderful time together. बड़े मस्ती में हम तीनों का समय व्यतीत होता था। When I was made secretary of the vegetarian mess, जब मुझे वेजिटेरियन मेस का सेक्रेटरी चुन दिया गया, बना दिया गया, ड्यूरिंग माई 3rd year, उस समय ये 3रे ईयर में थे इन दी हॉस्टल, वी इन्वाइटेड द रेक्टर रेव फादर कैलाथिल। रेव फादर कैलाथिल उनका पूरा नाम है, उनको हम लोगों ने बुलाया, रेक्टर थे वो, और हम ये सब पोस्ट का नाम है रेक्टर, जो कि हिंदी में पुरोहित कह सकते हैं इसे, चर्च के हेड होते हैं, ये हेड से नीचे होते हैं रेक्टर को इन्होंने आमंत्रित किया ओवर द लंच वन संडे। तो जब वन संडे लिखे हैं तो यहाँ कॉमा होना चाहिए, नहीं तो ऑन संडे लिखना पड़ेगा। तो वन संडे, एक संडे को ये लोग बुलाए लंच पर रेव फादर को, जो पद से रेक्टर थे। आवर मीनू इंक्लूडेड द चॉइसेस्ट प्रिपरेशंस फ्रॉम आवर डाइवर्स बैकग्राउंड्स। ये जो तीनों थे रूममेट, 3 अलग अलग जगह से थे, इनके पंथ, इनके संप्रदाय भी अलग अलग हैं। तो चॉइसेस्ट प्रिपरेशन, यानी जो सबसे सुंदर विकल्प हमारे यहाँ का था, वैसी तैयारियां हम लोगों ने की, क्योंकि हम भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों से थे। The result was rather unexpected. रिजल्ट तो काफी ज्यादा अप्रत्याशित रहा। But Rev Father was lavish in his praise of our efforts. हम लोगों ने जो प्रयास उन्हें दावत दे करके किया था, इसकी उन्होंने काफी प्रशंसा की। लैविश का अर्थ तो एक्सपेंसिव होता है, संपट्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेंटी होगा। इन्होंने, कहते हैं ना कि बहुत कैसे भूरी भूरी प्रशंसा की भी लोग कहते हैं, तो इन्होंने हमारे प्रयासों की काफी सराहना की। We enjoyed every moment with Rev Father Calathill. रेव फादर कैलाथिल के साथ हम लोगों ने हर पल मौज किया। Who participated in our unsophisticated conversation with childlike enthusiasm. और वो भी रेव फादर जो रेक्टर थे, वे हमारे अनसोफिस्टिकेटेड कॉन्वर्सेशन में
बिल्कुल बच्चों के उत्साह की तरह, जैसे बच्चों में जोश होता है उस तरह से वो भी उसमें शरीक हुए, पार्टिसिपेट हुए। सोफिस्टिकेटेड कॉन्वर्सेशन और अनसोफिस्टिकेटेड कॉन्वर्सेशन दो चीजें हैं। सोफिस्टिकेटेड मतलब काफी उन्नत, काफी बढ़िया, काफी एडवांस्ड शब्दों का प्रयोग करके, और अनसोफिस्टिकेटेड नादानी वाला, बच्चों वाला, जिसमें दो दोस्त बैठते हैं तो अनसोफिस्टिकेटेड बातें होती ही हैं। तो हमारे अनसोफिस्टिकेटेड मैटर्स में वो भी खूब शरीक हुए, खूब घुल मिल गए और हम लोग मजे किए। इट वॉज अ मेमोरेबल इवेंट फॉर अस ऑल। यह हम सभी लोगों के लिए एक यादगार घटना के रूप में बन गया। रेव फादर का हमारे यहाँ, हमारे रूम में आना, हम लोगों के साथ भोजन करना और ऐसे बातें करना खुल करके दोस्त की तरह, यह मेमोरेबल इवेंट यानी यादगार घटना, यादगार पल के रूप में हम सभी के दिमाग पर अंकित हो गया। My teachers at St. Joseph's were the true followers of कांची परमाचार्य। मेरे जो टीचर्स थे सेंट जोसेफ के, वे कांची परमाचार्य के अनुयायी थे, सच्चे अनुयायी थे। कांची परमाचार्य गुरु जी थे और उनके वे सच्चे अनुयायी थे। फॉलोअर्स मीन्स अनुयायी। Who evoked people to enjoy the action of giving। लोगों को प्रेरित करते थे, आवाहित करते थे, लोगों को बुलाते थे और कहते थे कि देखो दान करो, दान करो, दान के कार्य में लगे रहो, एंजॉय करो, जितना दान करोगे उतना पुण्य कमाओगे, ऐसा ये कहा करते थे। द विविड मेमोरी ऑफ आवर मैथमेटिक्स टीचर्स प्रोफेसर थोथाथ्री अयंगर एंड प्रोफेसर Surya Narayan Shastri walking together on the campus inspires me to this day। इनके मैथमेटिक्स टीचर्स प्रोफेसर थोथाथ्री अयंगर एंड प्रोफेसर सूर्य नारायण शास्त्री साथ में कॉलेज सेंट जोसेफ के कैंपस में टहलते हुए बातें करते थे। और आज तक, अभी तक जब ये लिख रहे हैं तब तक उनकी बातें इन्हें इंस्पायर करती हैं। जो इनके टीचर्स थे वो कॉलेज में टहलते हुए बातें करते थे और उसकी मेमोरी अभी भी विविड है, अभी भी स्पष्ट है, एकदम ऑब्वियस है, मैनिफेस्ट है, एकदम प्रकट है, एकदम अभी दिखाई पड़ रहा है जैसे इन्हें, और प्रेरणा आज तक इन्हें उनकी बातों से मिलती है। When I was in final year at St. Joseph's, जब सेंट जोसेफ्स कॉलेज के मैं अंतिम वर्ष में था, I acquired a taste for English literature। अंग्रेजी साहित्य के प्रति मेरे अंदर रुचि हुई, जागृत हुई। I began to read the great classics। महान शास्त्रों का अध्ययन मैंने शुरू किया। टॉलस्टॉय को पढ़ा, स्कॉट को पढ़ा, हार्डी को पढ़ा, थॉमस हार्डी है ये। Being a special favorite despite their exotic settings। हालांकि इनकी सेटिंग जो लिटरेचर की सेटिंग थी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन था, स्ट्रक्चर जो ये यूज करते थे वो एक्सोटिक था, मैं नहीं जानता था ऐसे, यानी अनयूजुअल, एक्सोटिक का सिनोनिम, अनयूजुअल टाइप का स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलता था टॉलस्टॉय, स्कॉट और हार्डी की रचनाओं में, लेकिन ये मेरे फेवरेट रहे। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू सम वर्क्स इन फिलॉसफी। अंग्रेजी की पढ़ाई करने के बाद मैं दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की ओर अग्रसर हुआ। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। क्या पता चल रहा है यहाँ कि अगर बहुत कुछ अचीव करना है तो एक निश्चित दायरे में नहीं, उसे कुछ हट करके भी पढ़ना होगा। सिर्फ फिजिक्स नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं। देखिए साहित्य तो सबके लिए जरूरी होता है और साहित्य समझने के लिए अंग्रेजी की समझ जरूरी है, क्योंकि बहुत अधिकाधिक साहित्य जो है अंग्रेजी में लिखे गए हैं। इट वॉज अराउंड दिस टाइम दैट I developed a great interest in physics। और यही समय था, यही दौर था जब मेरे अंदर फिजिक्स की रुचि उत्पन्न हुई। टेस्ट फॉर फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, इंटरेस्ट इन इसके बदले लगता है। The lessons on subatomic physics at St. Joseph's by my physics teachers। इनके जो फिजिक्स टीचर्स थे सब एटॉमिक फिजिक्स के लेसन्स इन्हें पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर चिन्ना दुरई एंड प्रोफेसर कृष्णमूर्ति, ये दो लोग इन्हें सब एटॉमिक पढ़ाया करते थे फिजिक्स का, जो इन्हें इंट्रोड्यूस किए थे, इंट्रोड्यूस्ड मी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड के कॉन्सेप्ट को इनके दो शिक्षकों ने इन्हें बताया था कि मैटर्स जो होते हैं उनका हाफ लाइफ होता है,
रिलेटेड टू द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ सब्सटेंस, और किसी भी पदार्थ का रेडियो एक्टिव डीके होता है, यानी रेडियो एक्टिव क्षय होता है। और इस सिद्धांत को इन्होंने सीखा था सब एटॉमिक फिजिक्स के क्लास में, जो इनके प्रोफेसर चीना दुरई और कृष्णमूर्ति ने इन्हें बताया था। शिव सुब्रमण्य अय्यर, माय साइंस टीचर एट रामेश्वरम, यानी जूनियर क्लास में जब ये थे रामेश्वरम में, जब मिडिल 10th तक की ये जो पढ़ाई किए थे, मिडिल तक की नहीं 10th तक की, तो उस विद्यालय में जो इनके शिक्षक थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, had never taught me that most subatomic particles are unstable। उन्होंने मुझे यह नहीं बताया था कि अधिकाधिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वे अस्थिर होते हैं, परमाणु अस्थिर होते हैं, ऐसा मुझे सुब्रमण्यम अय्यर ने नहीं बताया था। एंड दैट दे डिसइंटीग्रेट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इनटू अदर पार्टिकल्स। और उन्होंने मुझे यह भी नहीं बताया था कि कोई भी अणु, कोई भी परमाणु एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय के बाद दूसरे ऊर्जा में परिणत हो जाता है, दूसरे परमाणु में बदल जाता है। ऐसी शिक्षा मुझे सुब्रमण्य अय्यर के द्वारा रामेश्वरम में नहीं दी गई थी। All this I was learning for the first time। ये सारी चीजें मैं अपने जीवन में पहली बार सीख रहा था। But when he taught me to strive with diligence, लेकिन जब उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम कर्मठता के साथ आगे बढ़ते रहो, कर्मठता के साथ प्रयत्न करो, स्ट्राइव गंभीर प्रयत्न करना, इंड्योर इसका साइनो होगा। क्यों? क्योंकि डीके इज इनहेरेंट इन ऑल कंपाउंडेड थिंग्स। क्योंकि जितनी यौगिक चीजें हैं उनका स्वभाव है, उनका गुण है कि उनका नाश होना है, हर चीज का नाश होना है। अणु परमाणु भी बदल जाता है, अन्य पार्टिकल के अंतर्गत परिणत हो जाता है, यानी परिवर्तनशील है हर चीज। ये चीज सुब्रमण्य अय्यर ने नहीं बताया था, लेकिन ये परोक्ष रूप से तो वो बता ही दिए थे मुझे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो भी कंपाउंडेड थिंग्स होते हैं उनका स्वभाव है डीके कर जाना, ये बताए थे। ये कहना चाहते हैं कि बहुत क्लियरली जो सूचना, जो ज्ञान, जो जानकारी इन्हें सेंट जोसेफ कॉलेज में इनके प्रोफेसर चिन्ना दुरई और कृष्णमूर्ति साहब से मिली, वो शिव सुब्रमण्य अय्यर थे शायद, उनसे नहीं मिल पाई। लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने भी कहा था। Was he not talking of the same thing? फिर अपने ही प्रश्न कर रहे हैं कि हाँ, क्या वो ऐसी चीज बताए नहीं थे? I wonder why some people tend to see science as something which takes man away from God। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा क्यों सोच बैठते हैं कि साइंस उन्हें कहीं न कहीं ईश्वर से अलग कर देता है। क्यों लोग ऐसा सोच लेते हैं? As I look at it, the path of science can always wend through the heart। साइंस का जो रास्ता है, जो साइंस का मार्ग है, वह तो हमेशा हमें हृदय के माध्यम से होकर ले जाता है। विंड थ्रू द हार्ट, यानी हृदय के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, हवा जैसे चक्कर लगाता है वैसे। और जो हृदय के, जो दिल के इर्द गिर्द होगा, वो कैसे ईश्वर से दूर हो सकता है? फॉर मी साइंस हैज ऑलवेज बीन द पाथ टू ए स्पिरिचुअल एनरिचमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। जहां तक मेरी बात है, साइंस तो हमेशा से ही एक मार्ग रहा है मेरी आध्यात्मिक समृद्धि का, आध्यात्मिक समृद्धि का और आत्म अनुभूति का, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म अनुभूति और आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग रहा है विज्ञान इनके लिए। इवन द रैशनल थॉट मैट्रिसेस ऑफ साइंस, यहां तक कि साइंस की जो रैशनल थॉट मैट्रिसेज हैं वो भी हैव बीन होम टू फेयरी टेल्स। परियों की कहानी के घर रहे हुए हैं, उनमें भी परियों की कहानियां मिलती हैं। I am an avid reader of books on cosmology। ब्रह्मांड विज्ञान पूछता है द स्टडी ऑफ कॉस्मोस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो ब्रह्मांड विज्ञान का मैं एविड रीडर हूं, वोरासस, यानी ब्रह्मांड में क्या है, क्या क्या चीजें हैं,
इन्हें बड़ी उत्सुकता के साथ मैं पढ़ता हूँ, वोरासिस रीडर में रहा हूँ, एंड एंजॉय रीडिंग अबाउट सेलेसियल बॉडीज, और आकाशीय पिंडों, सेलेसियल बॉडीज यानी हिवेनली बॉडीज, इसके बदले आप हिवेनली बॉडीज का प्रयोग कर सकते हैं। मीनिंग केवल बोल के छोड़ रहा हूं ताकि आप सुन करके वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। जरूर पढ़ें, शुरू से अंत तक पढ़ें, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। 1 मिनट। My friends, while asking me questions related to space flights, मेरे मित्रगण जब मुझसे स्पेस फ्लाइट्स के संबंध में प्रश्न पूछा करते थे, समटाइम्स स्लिप इनटू एस्ट्रोलॉजी, कभी कभी वे ज्योतिष विज्ञान में स्लिप करके चले जाते थे। Quite honestly, I have never really understood the reason behind the great importance attached by people to the faraway planets. Quite honestly, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अगर मैं कहूं तो I have never really understood the reason behind the great importance attached by people to the faraway planets. मुझे कभी समझ में नहीं आया कि आखिर कारण क्या है कि वे प्लैनेट्स, वे ग्रह जो हमसे काफी दूर हैं, लोगों सोलर सिस्टम में काफी हमसे दूर हैं, लोगों का आखिर इतना आकर्षण और इतना महत्व लोग उन ग्रहों को क्यों देते हैं, यह कभी मुझे वास्तव में समझ में नहीं आया। एज एन आर्ट आई हैव नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि यह एक कला है, एस्ट्रोलॉजी एक कला है और इस कला का मैं कभी विरोधी नहीं रहा हूं। बट इफ इट सीक्स एक्सेप्टेंस अंडर द गाइज ऑफ साइंस, लेकिन यदि यह कला साइंस के लबादा में, साइंस के पोशाक में आकर के एक्सेप्टेंस को प्राप्त करने की कोशिश करता है, सीक मीन्स प्राप्त करना, आई रिजेक्ट इट, तब मैं इसे रिजेक्ट करता हूं। ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइंस, इट इज एन आर्ट, मैं इसे मानता हूं, लेकिन यह साइंस कह करके अपने आप को, अपना अस्तित्व कायम करना चाहता है, तो मैं इसे ठुकरा देता हूं। आई रिजेक्ट इट। आई डोंट नो हाउ दिस myths, मनगढ़ंत कहानियां, myths, आई डोंट नो हाउ दिस myths evolved, मुझे नहीं पता है ये कहानियां कैसे विकसित हुई, मनगढ़ंत कहानियां कैसे डिवेलप्ड हुई, कैसे इवॉल्व हुई, कि प्लैनेट्स के बारे में, स्टार कॉन्स्टेलेशन के बारे में, एंड इवन सैटेलाइट्स दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर ऑन ह्यूमन बींग्स। कहां से ये कहानियां उत्पन्न हो गई कि चंद्रमा का प्रभाव होता है, शनि का प्रभाव होता है, सूर्य का प्रभाव होता है, मंगल का प्रभाव होता है, बृहस्पति का प्रभाव मानवीय जीवन पर होता है। ऐसी कहानियां कहां से उत्पन्न हो गई, इन ग्रहों का, इन उपग्रहों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आता कैसे कार्य करती हैं। यानी ये भरोसा इन चीजों पर नहीं कर रहे हैं। The highly complicated calculations manipulated around the precise movements of celestial bodies to derive highly subjective appear illogical to me। ये जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस दिखाए जाते हैं जो सेलेसियल बॉडीज के प्रिसाइज मूवमेंट से संबंध रखते हैं कि इसकी दूरी इतनी किलोमीटर, इसकी दूरी इतनी किलोमीटर, ये है, वो है, डिराइव हाईली सब्जेक्टिव, ये काफी गहन अध्ययन की चीजें हैं और ये मुझे इलॉजिकल प्रतीत होती हैं, ये लॉजिकल मुझे प्रतीत नहीं होती है। As I see it, the Earth is the most energetic planet। जैसा कि मैं देख रहा हूं, जैसा कि मैं महसूस करता हूं, अर्थ जो है सबसे अधिक एनर्जेटिक प्लैनेट है। अब यहाँ कहा जाता है, यहाँ थोड़ा सा चूंकि विज्ञान के ये बहुत विद्वान रहे हैं और ये कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। As I see it, the Earth is the most and energetic planet। most and energetic planet ग्रामेटिकली गलत है। अब most के बाद सीधे एनर्जेटिक होगा, एंड नहीं होगा, और नहीं तो एक और सुपरलेटिव डिग्री आएगा, लेकिन अभी इन्होंने लिखा है As I see it, the Earth is the most energetic planet। जैसा कि मैं देखता हूं, अर्थ सबसे एनर्जेटिक प्लैनेट है। As John Milton puts it so beautifully in Lost Book Third, ओहो, पैराडाइज लॉस्ट है, यहाँ कह नहीं रहे, यहाँ भी कुछ गायब है, यहाँ भी कुछ गायब है, चूंकि ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं कि
यहाँ भी गायब है, देखिए पैराडाइज होगा, टाइपिंग में छूटा है, आई एम सॉरी फॉर दिस। पैराडाइज लॉस्ट है, जो अंग्रेजी के सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने लिखा, किसने? मिल्टन, जॉन मिल्टन ने लिखा इसे। और पैराडाइज लॉस्ट के बुक 8 में जॉन मिल्टन पृथ्वी के बारे में क्या कह रहे हैं, इसको क्योट किए हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ द सन बी सेंटर टू द वर्ल्ड, भले ही, व्हाट इफ, भले ही सूर्य दुनिया का केंद्र हो, भले ही सूर्य दुनिया का केंद्र हो, एंड अदर स्टार्स, या अन्य ग्रह, अन्य सितारे केंद्र हो, द प्लैनेट अर्थ सो स्टीडफास्ट, यह धरती, ये ग्रह जो अविचल है, स्टीडफास्ट है, अडिग है, दोषीसीम, जैसा कि मालूम पड़ता है, धरती जो प्रतीत होती है कि अविचल है, अडोल है, अडिग है, हिलती डुलती नहीं है, इनसेंसिबली 3 डिफरेंट मोशंस मूव। जो समझदार हैं वो नहीं कहते, इनसेंसिबली लोग कह देते हैं। तो धरती सबसे शक्तिशाली है, ये कहना चाहते हैं, और ये बता रहे हैं कि 3 डिफरेंट मोशंस पर धरती मूव करती है। फिजिक्स के विद्वान जाने, मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं, फिजिक्स के विद्वान जाने, साइंस पढ़ने वाले लोग जाने कि 3 मोशंस पर धरती चलती है। तो ये बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तो धरती है, प्लैनेट अर्थ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 ध्रुव पर चलती हुए भी अडिग प्रतीत होती है, चल रही है फिर भी अडिग प्रतीत होती है। यानी सबसे अच्छा प्लैनेट, सबसे एनर्जेटिक प्लैनेट पृथ्वी है, कि चलते हुए भी अचल प्रतीत होती है। Wherever you go on this planet, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहां कहीं भी इस प्लैनेट पर तुम जाओगे, there is movement and life, हर जगह तुमको गति मिलेगी, हर जगह जीवन प्राप्त होगा। Even apparently inanimate things, inanimate means non-living, apparently यानी स्पष्ट रूप से, obviously, vividly, there is movement and life. Even apparently inanimate things like rocks, metal, timber, clay are full of intrinsic movement. कह रहे हैं कि कितनी स्पष्टता है, निर्जीव चीजें, निष्प्राण चीजें जैसे चट्टान, धातु, लकड़ी, मिट्टी, ये सभी अंदरूनी गतिशीलता में है। सबके अंदर चट्टान भी गतिशील हैं। तो ताकतवर कौन है, एनर्जेटिक कौन है? पृथ्वी की गतिशील चट्टान को भी धारण करती है, और प्रतीत होता है कि चट्टान एक ही जगह खड़ा है। विथ इलेक्ट्रॉन्स डांसिंग अराउंड ईच न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है हर केंद्रक के इर्द गिर्द डांस कर रहा है, चक्कर काट रहा है। दिस मोशन ओरिजिनेट्स इन देयर रिस्पॉन्स टू द कॉन्फाइनमेंट इम्पोज्ड ऑन देम। यह मोशन क्यों उत्पन्न होता है? इस मोशन, इस गति की उत्पत्ति क्यों होती है? तो यह गति उनको एक निश्चित सीमा में कैद कर देने का रिस्पॉन्स है। किसी भी ऊर्जा को एक निश्चित सीमा में जब हम कैद करते हैं तो वहां कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और उसी प्रतिक्रिया का यह परिणाम है जो मोशन हम महसूस करते हैं। मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, इन शब्दों को केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कुछ गलत निकल जाए तो क्षमा करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर ऑफ फिजिक्स। मैं सिर्फ शब्दों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस विच ट्राई टू होल्ड देम एज क्लोज एज पॉसिबल, पार्टिकल्स के अंतर्गत और इलेक्ट्रॉन्स के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं, वे इन्हें जोड़ करके रखते हैं, पकड़ करके रखते हैं जितना अधिक संभव हो पाता है। इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक एनी इंडिविजुअल विथ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ खास मात्रा में एनर्जी को धारण करते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल धारण करता है। डिटेस्ट कॉन्फाइनमेंट, जैसे हम और आप
कैद होकर के रह नहीं सकते, हम इससे नफरत करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है वह भी कैद करके, कॉन्फाइनमेंट यानी जेल, कैद को बर्दाश्त नहीं कर सकता, डिटेस्ट करता है, नफरत करता है, नहीं चाहता है उसे। The tighter the electrons are held by the nucleus, the higher their orbital velocity will be. जितना टाइट इलेक्ट्रॉन्स को उसके न्यूक्लियस में रखा जाएगा उतनी ही अधिक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, यानी ऑर्बिट से उत्पन्न होने वाला वेग भी उतना ही अधिक होगा। इन फैक्ट वास्तव में द कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को कैद करके रखने से रिजल्ट उत्पन्न होता है इनॉर्मस वेलोसिटीज ऑफ अबाउट 1000 km पर सेकंड। ये फिजिक्स की गहरी बातें हैं भाई। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम कॉन्फाइन करके रखते हैं तो उससे 1000 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर के पर सेकंड का वेग उत्पन्न होता है। These high velocities make the atom appear a rigid sphere, और यही कारण है इतनी तीव्र वेग के कारण प्रतीत होता है वह जगह, वह जहाँ इतनी तीव्रता है वह रिजिड प्रतीत होता है कि वो स्थिर है, एक जगह है। Just as a fast moving fan appears like a disc, तेज गति से, जैसे कोई पंखा तेज गति से चल रहा है, वो एक डिस्क की तरह प्रतीत होता है। It is very difficult to compress atoms more strongly, thus giving matter its familiar solid aspect. It is very difficult to compress atoms. एटम को दबा करके रखना बहुत कठिन होता है। More strongly, thus giving matter its familiar solid aspect. Everything solid thus contains much empty space. जैसे किसी एटम को बहुत अधिक शक्ति के साथ हम दबा करके किसी मैटर में नहीं रख सकते हैं, सॉलिड एस्पेक्ट भी उसी तरह से होता है। उसमें क्या होता है, एवरी सॉलिड दस कंटेन्स मच एम्प्टी स्पेस, यानी कोई चीज जो हमें देखने में बहुत ठोस प्रतीत होती है उसमें भी बहुत सारा खाली जगह होता है उसके भीतर। एंड एवरीथिंग स्टेशनरी कंटेन्स ग्रेट मूवमेंट विद इन। तो विज्ञान की गहरी गहरी बातें हैं। हो सकता है मेरे पैर थोड़े लड़खड़ा जाए, क्षमा करेंगे आप लोग। स्पेस विद इन एंड एवरीथिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स होता है स्थिर, जिसमें गति न हो। Everything solid thus contains much empty space within. हर चीज जो सॉलिड प्रतीत होती है उसमें बहुत सारा खाली स्पेस होता है। एंड एवरीथिंग स्टेशनरी, हर स्थिर चीज कंटेन्स ग्रेट मूवमेंट विद इन, अंदर ही अंदर बहुत गतिशीलता को धारण करती है। इट इज एज दो द ग्रेट डांस ऑफ शिवा, और यही है मानो कि शिव जी का ग्रेट डांस is being performed on earth during every moment of our existence। वाह, गजब की तुलना है भाई। रामेश्वरम से थे ही तो शिव जी की बात तो आ ही जाएगी। कह रहे हैं मानो इस धरती पर हमेशा शिव जी का तांडव हो रहा हो। अब शिव जी के ग्रेट डांस को हम क्या कहेंगे, शिव तांडव कहेंगे। मानो यहाँ इतनी मूवमेंट है इस धरती पर कि हर पल इसके अस्तित्व को कायम रखने के लिए यहाँ शिव तांडव जैसा होता रहता है। When I joined the BSc degree course at St. Joseph's, जब सेंट जोसेफ से ही ये BSc की डिग्री की पढ़ाई शुरू किए, I was unaware of any other option for higher education। हायर एजुकेशन के किसी भी विकल्प से मैं अनजान था। Nor did I have any information about career opportunities available to a student of science। और ना ही मुझे मालूम था कि किसी साइंस के विद्यार्थी के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में उसे नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं, वह क्या क्या कर सकता है। इन सारी चीजों से मैं अनभिज्ञ था, मैं अनजान था, इग्नोरेंट था। Only after obtaining a BSc did I realize that physics was not my subject। जब मैंने फिजिक्स में BSc किया तब मुझे यह एहसास हुआ कि अरे फिजिक्स तो मेरा विषय था ही नहीं। I had to go into engineering to realize my dreams। मुझे तो इंजीनियरिंग में जाना था अपने सपने को साकार करने के लिए। सपने को साकार करने के लिए रियलाइज या मटेरियलाइज होता है
इन्हें तो इंजीनियर बनना था और ये कह रहे हैं कि मैं कहाँ ऑनर्स करने लगा फिजिक्स ऑनर्स, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। आई कुड हैव ज्वाइन द इंजीनियरिंग कोर्स लॉन्ग एगो, मैं तो बहुत पहले ही इंजीनियरिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकता था, कुड हैव सकता था। राइट आफ्टर फिनिशिंग माई इंटरमीडिएट कोर्स, कहाँ मैं ये ऑनर्स करने लगा, मुझे तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लग जाना चाहिए था। बेटर लेट देन नेवर, खुद को तसल्ली दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी नहीं करने से लेट करना बेहतर है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, एज आई मेड द डिटॉर, क्योंकि अब मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातों में जाना नहीं चाहता था, लंबी कहानी बनाना नहीं चाहता था, उससे विलंब हो ऐसा नहीं चाहता था, मैं खुद को उससे रोका। अप्लाइंग फॉर एडमिशन इनटू द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मद्रास MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया। रिगार्डेड एज द क्रोन जीवेल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम, उस समय MIT जो था वो सरताज था, सिर का मुकुट था, सिरमौर था टेक्निकल एजुकेशन में साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में अगर तकनीकी शिक्षा के लिए कोई सिरमौर था, कोई सिरताज था, तो वह क्रोन जीवेल MIT था, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। I managed to be on the first, I managed to be on the list of selected candidates, मैं selected candidates के लिस्ट में तो आ गया, but admission to, याद रखेंगे, admission to this prestigious institution was an expensive affair, but admission to this prestigious institution was an expensive affair, लेकिन इतनी प्रतिष्ठित संस्था, प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, इतनी प्रतिष्ठित संस्था में एडमिशन लेना एक एक्सपेंसिव अफेयर था, महंगा काम था। अराउंड 1000 रुपीज वॉज रिक्वायर्ड, लगभग, यह अराउंड मीन्स लगभग 1000 रुपए की जरूरत थी। एंड माई फादर कुडंट स्पेयर दैट मच मनी, और मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो दे सके। At that time, my sister Zohara stood behind me. मेरी बहन मेरे पीछे, जोहारा मेरे पीछे खड़ी थी। Mortgaging her gold bangles and chain. देखिए ये संकल्प, देखिए भाई बहन का ये प्रेम, देखिए यहाँ पर इनकी बहन गिरवी रख देती है, मॉर्गेज गिरवी रखना, अपने गोल्ड बैंगल्स को, सोने की चूड़ियों को और चेन को, अपने हार को गिरवी रख देती है। I was deeply touched by her determination. बहन के इस दृढ़ निश्चय से मैं द्रवित हो गया, भावुक हो उठे, डीपली टच्ड हो गए, काफी भावुक हो गए। टू सी मी एजुकेटेड, बहन का दृढ़ निश्चय था, वो मुझे एजुकेटेड देखना चाहती थी, पढ़ा लिखा देखना चाहती थी। एंड बाई हर फेथ इन माई एबिलिटीज, बहन को मेरी योग्यताओं पर यकीन था, फेथ था, यकीन था, भरोसा था। आई वॉन्ट टू रिलीज हर बैंगल्स फ्रॉम मॉर्गेज, मैंने शपथ लिया, वाव शपथ लेना, मैंने प्लेज लिया, मैंने ओथ लिया कि मैं मॉर्गेज रखी गई जो चूड़ियां हैं उन्हें रिलीज कराऊंगा विद माई ओन अर्निंग्स, अपनी आमदनी से, खुद की आमदनी से मैं उन चूड़ियों को और चेन को मैं रिलीज कराऊंगा। The only way before me to earn money at that point of time was to study hard and get a scholarship. अब उस समय पैसा कमाने का एकमात्र माध्यम मेरे पास था कि मैं काफी हार्ड मेहनत करूं, स्टडी करूं और स्कॉलरशिप वहां से प्राप्त कर लूं। I went ahead at full steam. मैं पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा। What fascinated me most at MIT was the साइट ऑफ 2 decommissioned एयरक्राफ्ट। MIT की एक घटना ये बता रहे हैं, वहां जो 2 decommissioned एयरक्राफ्ट थे, जिस एयरक्राफ्ट को यूज में नहीं रखा गया था, decommissioned कर दिया गया था, दरकिनार कर दिया गया था, एक तरफ रख दिया गया था। displayed there for the demonstration of the various subsystems of flying machines, इसलिए उन्हें वहां रख दिया गया था सिर्फ कि जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं वो फ्लाइंग मशीन के
का डेमो देख सकें, कैसे ये कार्य करता है, इसे वो डिस्प्ले किया गया था कि ताकि वो इसे जान सके, देख सके, समझ सके। आई फेल्ट ए स्ट्रेंज अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम, बहुत अधिक आकर्षण मैंने महसूस किया उन दोनों के प्रति, उन दोनों डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट्स के प्रति। एंड वुड सीट नियर देम लॉन्ग आफ्टर अदर स्टूडेंट्स had gone back to their hostel। सारे विद्यार्थी तो अपने अपने हॉस्टल चले जाते थे, लेकिन मैं वहां लंबे समय तक बैठा रहता था। Admiring man's will to fly free in the sky। अब मनुष्य के अंदर जो आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने की इच्छा होती है, उसकी प्रशंसा करते हुए मैं वहां बैठा रहता था, लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह। आफ्टर कंप्लीटिंग माई फर्स्ट ईयर, जब मैं इंजीनियरिंग की पहले वर्ष को कंप्लीट किया, व्हेन आई हैड टू ऑप्ट फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांच, अब मुझे चूज करना था एक खास ब्रांच को, स्पेसिफिक ब्रांच को, आई ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली चोज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो मैं स्वतः स्पॉन्टेनियसली, जो खुद से हो जाए वह स्पॉन्टेनियसली कहलाता है। तो मैं शायद स्वतः ही चूज कर लिया वैमानिकी इंजीनियरिंग को, विमान उड़ाने की प्रौद्योगिकी का चयन मैंने कर लिया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। द गोल वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड नाउ, अब मेरे दिमाग में जो लक्ष्य था वह बिल्कुल स्पष्ट था। आई वॉज गोइंग टू फ्लाई एयरक्राफ्ट, मैं एयरक्राफ्ट उड़ाने जा रहा था। आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ दिस, मैं आश्वस्त था कि अब मुझे यही काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ाई करनी है कि हाउ टू फ्लाई एयरक्राफ्ट्स। Despite being aware of my lack of assertiveness, which probably came about because of my humble background, चूंकि मैं एक humble background से था, मेरे अंदर कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, इन सब के बावजूद मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहा। I was convinced। Around this time, I made a special efforts to try and communicate with different kinds of people। इस दौरान मैं भिन्न भिन्न लोगों के साथ वार्तालाप साधने की कोशिश की, का प्रयास किया। There were setbacks, कुछ मुश्किलें आईं, कुछ निराशाजनक चीजें हुई और कुछ भटकाव वाली बातें भी हुई। But my father's inspiring words anchored me in those periods of nebulous drift। हर इंसान, हर विद्यार्थी के जीवन में एक टाइम आता है जब वो कुछ दुविधा की स्थिति में हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, वो नेबुलस ड्रिफ्ट है। तो ये भी नेबुलस ड्रिफ्ट में आए थे, कुछ मुश्किलें, कुछ निराशाजनक चीजें, कुछ भटकाव वाली चीजें इन्हें भी हुई, लेकिन उस समय इनके पिता के द्वारा जो प्रेरणादायक बातें इन्हें बताई गई थी, वो इनका मार्गदर्शन करके इन्हें एंकर की, यानी लीड की, आगे बढ़ाई। He who knows others is learned। पिताजी ने बताया था इन्हें कि वह he who knows others, वह जो दूसरों के बारे में जानता है, विद्वान होता है। But the wise one is the one who knows himself। लेकिन बुद्धिमान तो वह होता है जो खुद के बारे में जानता है। अगर हमने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ लिया, तो मैं विद्वान बन जाऊंगा, लेकिन बुद्धिमान तब बनूंगा जब खुद को पढ़ लूंगा। ऐसा इनके पिताजी ने इन्हें सिखाया था। लर्निंग विदाउट विजडम इज ऑफ नो यूज। लर्निंग, ज्ञान, बिना बुद्धि के किसी काम का नहीं होता है। यह शिक्षा इनके पिताजी ने इन्हें दी थी। अच्छा, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें पढ़ने वाले पाठकों के बीच। ओके, थैंक यू सो मच and have a nice day।